हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड व्हाई कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट। वी विल टॉक अबाउट व्हाट कॉम्पिटेंसी मैपिंग, इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक्चुअली होता क्या है? Competency mapping is a strategic HR process that identifies the precise skills, knowledge, attitude, and behavior essential for successful job performance. Strategic HR process. This is something which is important in this definition. Strategic का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फ्यूचर को ध्यान में रखना, सिर्फ आज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना बल्कि कल के लिए भी प्रिपेयर रहना। सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज नॉट शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये सोचती है कि आज से 3 से 5 साल बाद हमें किस टाइप के लोग चाहिए होंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग स्किल्स डिफाइन करती है, बिहेवियर सेट करती है और एम्प्लॉइज को उस डायरेक्शन में डेवलप करती है। इसलिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग सिर्फ एचआर का पेपर वर्क नहीं होता है बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है। इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है। इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट और इंप्रूवमेंट होता है। जैसे मार्केट चेंज होगा, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, बिजनेस मॉडल इवॉल्व होते हैं, वैसे ही कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी अपडेट होती है। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। डेफिनेशन के अगले पार्ट में ये बात कर रहे हैं स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर की। यहीं से कॉम्पिटेंसी मैपिंग का रियल डेप्थ स्टार्ट होता है। नॉलेज इज व्हाट यू नो, इजंट इट? सब्जेक्ट नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज। जैसे एक अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना, इंजीनियर के लिए टेक्निकल कंसेप्ट का नॉलेज होना, एचआर प्रोफेशनल के लिए लेबर लॉज का नॉलेज। सो नॉलेज अकेले परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करते हैं। लोगों के पास नॉलेज होती है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्किल। स्किल्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल एबिलिटीज, नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो एक बंदा थ्योरी में हो सकता है सब जानता हो, लेकिन अगर वो क्लाइंट के सामने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो परफॉर्मेंस लो ही रहेगी। कॉम्पिटेंसी मैपिंग यही चेक करता है कि एम्प्लॉय काम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। एंड द लास्ट इज एटीट्यूड एंड ट्रेड्स, हाउ यू थिंक एंड बिहेव। एटीट्यूड, माइंडसेट, अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो क्या एम्प्लॉय प्रेशर में काम कर सकता है, क्या वो फीडबैक एक्सेप्ट करता है या नहीं, वो टीम वर्क में बिलीव करता है या नहीं, ये सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में कॉम्पिटेंसी मैपिंग के आती हैं। सो दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इजंट इट? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट तैयार करता है that align individual capabilities with organizational goals। मतलब क्लियर स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करता है, मेजरमेंट एक्सप्लेन करता है और सारी चीजों को अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। जैसे सिर्फ टैलेंट होने से टीम नहीं जीतती, हर प्लेयर का रोल डिफाइंड होता है, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर। अगर सबको सेम रोल दे दिया जाएगा तो टीम फेल हो जाएगी। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी यही करती है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखती या एम्प्लॉय का ओवरऑल कैपेबिलिटीज नहीं देखती, ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ इन सारी चीजों को अलाइन कैसे किया जाता है उस चीज का भी ध्यान रखती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस कॉम्पिटेंसी मैपिंग डेवलप्ड। अर्ली 1900s की बात करें तो फोकस था टास्क एफिशिएंसी पर। सबसे पहले हम इस टाइम पर देखते थे कि टेलरिज्म या फोर्डिज्म, इनकी हम बात करेंगे। एम्प्लॉय का बेसिकल
एम्प्लॉय को बेसिकली मशीन्स पर या मशीन्स के एक पार्ट की तरह कंसिडर किया जाता था। काम कितनी स्पीड से वो कर रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है, तो ये सारी चीजें देखी जाती थी इन अर्ली 1900s फेस। ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इन फैक्टर्स को ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया जाता था। एम्प्लॉय का रोल सिर्फ ये था कि जो काम दिया है उसे फास्ट और एक्यूरेटली कंप्लीट करे। इस अप्रोच से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी थी, लेकिन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और क्रिएटिविटी बहुत लो था। सेकेंड फेज 1973 से शिफ्ट था फ्रॉम आईक्यू टू कॉम्पिटेंसीज। इस साल के बाद आईक्यू केवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि और जो चीजें हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं और कैपेबिलिटीज हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। शिफ्ट था केवल क्वालिफिकेशन से बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज की तरफ। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या देखने लगी थी कि एम्प्लॉय रियल सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, प्रेशर में डिसीजंस कैसे लेता है, लोगों के साथ कैसे काम करता है। एंड आफ्टर दिस फेज मॉडर्न एरा, जो आज की डेट में भी हम कह सकते हैं यूज होता है, इस टाइम पर क्या चीजें डेवलप हुई? असेसमेंट सेंटर्स, बिहेवियरल इंटरव्यूज, रियल लाइफ सिमुलेशंस। इनका पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉय का एक्चुअल बिहेवियर और पोटेंशियल को ऑब्जर्व किया जा सके। अब सिर्फ ये नहीं पूछा जाता था कि आप क्या कर सकते हो, बल्कि ये पूछा जाने लगा कि आपने रियल सिचुएशन में क्या क्या किया है। सो इन मॉडर्न अप्रोच फोकस शिफ्ट किस पे हो गया? लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे, लीडरशिप डेवलपमेंट पे, टैलेंट पाइपलाइन क्रिएशन पर। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग मॉडर्न एरा में सिर्फ हायरिंग टास्क तक लिमिटेड नहीं रह जाती, ये ट्रेनिंग, प्रमोशन, सक्सेशन प्लानिंग, इन सभी जगहों पर यूज होती है। कोर कंपोनेंट कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बेसिकली नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड ट्रेट्स होते हैं। मोटिव्स एंड वैल्यू को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड की हम बात कर चुके हैं, लेकिन सिंपल अगर हम देखें तो नॉलेज मीन्स व्हाट यू नो, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट और इंडस्ट्री का कितना इंफॉर्मेशन, नॉलेज है आपके पास। जैसे एक इंजीनियर के लिए टेक्निकल कंसेप्ट का नॉलेज, एक अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्किल्स, व्हाट यू कैन डू, ओके। तो प्रैक्टिकल एबिलिटीज, नॉलेज को एक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें स्किल्स में आती हैं। एग्जाम्पल अगेन आई विल टेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल एग्जीक्यूशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो स्किल्स मीन्स एम्प्लॉय अपनी नॉलेज का यूज किस तरह से करता है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय टेक्निकली तो बहुत अच्छे से चीजें जानता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देना है उन स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो नहीं कर पाता। तो ये डिफरेंस होता है नॉलेज और स्किल्स में। कॉम्पिटेंसी मैपिंग स्किल्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करती है, क्योंकि स्किल्स डायरेक्टली परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती हैं। देन कम्स एटीट्यूड एंड ट्रेट्स। एटीट्यूड मतलब माइंडसेट, वो कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करता है, लोगों को अप्रोच करता है, वर्क प्लेस पर लोगों के साथ उसका इंटरैक्शन क्या है, पर्सनालिटी, इमोशंस, कितनी जल्दी अडेप्ट करता है, ये सारी चीजें एटीट्यूड एंड ट्रेट में आती हैं। नेक्स्ट इज मोटिव एंड वैल्यूज। व्हाई यू डू व्हाट यू डू, आपका एक्शन इस तरह का क्यों है, मतलब एम्प्लॉय का इंटरनल ड्राइव क्या है, वो क्यों काम कर रहा है, वो वर्क क्यों कर रहा है, उसका वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीव्स, उसके प्रिंसिपल्स, इथिक्स, ये सारी चीजें मोटिव्स एंड वैल्यूज में आती हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। जैसे क्या एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए क्या काम कर रहा है, या ग्रोथ, लर्निंग, कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें उसको मोटिवेट करती हैं। मोटिव्स और वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे कहीं पर भी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वैल्यूज एंड मोटिव्स एक बहुत बड़े ड्राइवर का काम करते हैं, जो
किसी भी एम्प्लॉय को एक काम की तरफ एंगेज करते हैं या काम के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू बेस्ड हायरिंग पर फोकस करती हैं। नेक्स्ट इज जरूरत क्यों है कॉम्पिटेंसी मैपिंग की, वाई कॉम्पिटेंसी मैपिंग मैटर्स। ओके, क्यों जरूरी है कॉम्पिटेंसी मैपिंग करना? टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, फिर भी आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटेंसी मैपिंग को उतना ही इंपॉर्टेंस दे रही हैं जितना किसी और चीज को। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट, रोल क्लैरिटी। आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल क्या होगा, ये अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय को क्लियर ही नहीं होता कि उससे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैनेजर और एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहे और होता क्या है, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। लेकिन कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके थ्रू क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि पर्टिकुलर रोल में सक्सेस का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। अगर आप एज सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, एज इंजीनियर काम कर रहे हैं, आपको कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं अपने रोल को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, और आपका बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो रोल क्लैरिटी होती है तो एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट होता है, परफॉर्मेंस को आप क्लियरली मेजर कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियरली स्टैब्लिश हो सकती है। सेकेंड इज स्ट्रैटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हायरिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सक्सेशन प्लानिंग। अगर कॉम्पिटेंसी मैपिंग नहीं होगी तो सारे डिसीजंस टैलेंट मैनेजमेंट के अजम्पशन पर बेस्ड होंगे, बायस होगा वहां पर, या किसी एक पर्टिकुलर चीज के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटेंसी मैपिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगे। जैसे हायरिंग में क्लियर क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा कि किस बेसिस पे हायरिंग करनी है। ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे ही फॉर नेम सेक नहीं की जाएगी, बल्कि एक्चुअल गैप को आइडेंटिफाई करके उसी बेस्ड आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। प्रमोशंस के क्राइटेरियाज भी क्लियर होंगे कि सीनियरिटी पर केवल प्रमोशन नहीं होना चाहिए, कैपेबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तब प्रमोशन आपका होगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग लीडरशिप पाइपलाइन मिलता है। जो हायरिंग के टाइम गलतियां होती हैं वो गलतियां भी कम होंगी और एम्प्लॉय आपके यहाँ ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रुकेगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रॉपर कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, बेटर रिजल्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ। कॉम्पिटेंसी मैपिंग डायरेक्टली इंपैक्ट करती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, टीम परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को भी। जब एम्प्लॉय अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको जो नॉलेज, स्किल्स उसका है, उसके बेसिस पर काम करता है, और जब उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है वो उसको क्लियर पता होता है, ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली मिलती है, तो परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होगी। तो परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, कंसिस्टेंट रिजल्ट, ये सारी चीजें भी आपको प्रॉपर अगर मैपिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। तो फाइनली क्लियर है कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग जरूरी क्यों है, कंफ्यूजन आपको नहीं रहता किसी भी प्रकार का, टैलेंट को आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर सकते हैं और उससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? अब हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर लें, या स्टेप बाय स्टेप समझ लें। तो सबसे पहला स्टेप ही है ब्रेक डाउन रोल्स। ब्रेक डाउन रोल्स का मतलब क्या है, हर जॉब रोल को डिटेल में एनालाइज करना, यह समझना कि एम्प्लॉय क्या करता है। इस स्टेप में कंपनी डिफाइन करती है डेली टास्क क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपसे क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है। जैसे रोल है टीम लीडर का,
तो सिर्फ ये लिखना काफी नहीं होगा कि टीम मैनेज करेगा ये व्यक्ति, बल्कि उसमें डिटेल में लिखा जाएगा कि टीम कोऑर्डिनेशन, टीम का परफॉर्मेंस रिव्यू, अगर टीम में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वो हैंडल करना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, तो ये सारे रोल्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या चाहिए आपको एम्प्लॉय में। यहां ये डिसाइड किया जाता है कि रोल को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए। कॉम्पिटेंसीज जैसे टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी चाहिए, बिहेवियरल स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, लीडरशिप एबिलिटीज हर किसी में रिक्वायर्ड होती हैं, नो मैटर कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, तो कितनी और किस तरह की लीडरशिप एबिलिटीज उस व्यक्ति में रिक्वायर्ड है। और हर जॉब के लिए एक अलग एटीट्यूड और एक अलग माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर उन कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे टीम लीडर के लिए पिछले एग्जाम्पल में भी हमने टीम लीडर ही लिया है, तो इसमें भी वही लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, असेस करंट स्टेट, दैट इज अ रियलिटी चेक। थर्ड स्टेप है, इसका मतलब है कि करंट एम्प्लॉय के पास कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनका प्रेजेंट स्किल लेवल क्या है, और ये असेसमेंट आप किस तरह से करेंगे। आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस रिव्यूज प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस पीरियड के, या फिर असेसमेंट सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं जिनके थ्रू आप करंट एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज को मेजर कर सकते हैं। यहां पर आप अजम्पशन पे काम नहीं करते, यहां आप एक्चुअल डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, और इससे आपको रियल पिक्चर दिखती है ऑर्गेनाइजेशन की कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन पर्सन व्यक्ति स्ट्रांग है, कौन एवरेज है, किस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट फेज चल रहा है। देन फोर्थ स्टेप इज एनालाइज गैप्स। यहां पर कंपनी कंपेयर करती है कि आपको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग है, तो आपको किस तरह की कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं और आज की डेट में आपके पास कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज हैं। यहां पर्सन नहीं बोल रही हूं मैं, कॉम्पिटेंसीज बोल रही हूं। तो इस चीज को बहुत क्लियर रखिए कि पर्सन और कॉम्पिटेंसीज ये डिफरेंट होते हैं। जो डिफरेंस होता है वही कॉम्पिटेंसी गैप कहलाता है। जैसे किसी रोल के लिए लीडरशिप स्किल चाहिए और हम मान लें अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो हमारे पास जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो लेवल 8 पर हैं, और सॉरी, हमें जो लीडरशिप स्किल्स चाहिए वो लेवल 8 की चाहिए, और एम्प्लॉय जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका लीडरशिप स्किल लेवल 5 है या 4 है, तो गैप कितना आ गया, 3 लेवल का आ गया। और इस गैप को हम आइडेंटिफाई करके अब हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग उस तरह की दिलवाएंगे जिससे ये गैप फुलफिल हो जाए। गैप से हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि कौन से एरिया पर फोकस करना है। तो अगर आपको क्लियर गैप पता है तो आप ट्रेनिंग उसी चीज को, उसी गैप को फुलफिल करने के लिए देंगे, ना कि बस फॉर नेम से कि ऐसे ही कोई भी वेस्टफुल ट्रेनिंग आप करवा दें, क्योंकि ट्रेनिंग करवानी है। तो ये स्टेप से आप वेस्टफुल ट्रेनिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट step which is very important, which is implement and monitor, that is action and follow up। ये लास्ट स्टेप है। यहां पर एक्चुअल एक्शन होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, कोचिंग और मेंटरिंग जैसी चीजों को डेवलप किया जाता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस केवल यहां पर खत्म नहीं होता है, मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं हुई, कॉम्पिटेंसीज जो आपको रिक्वायर्ड थे, जो गैप था वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। सो ये जब आप मॉनिटर करते हैं तो फिर से आप गैप आइडेंटिफाई करके फिर से आप ट्रेनिंग एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं। सो
कॉम्पिटेंसी मैपिंग इस तरह से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है, और ये शुरू होती है विद प्लानिंग, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ रोल्स, और मॉनिटरिंग पर तक आती है। जब प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होती है तो पावरफुल रिजल्ट्स भी देती है। ओके, सो नेक्स्ट इज कैसे, करना कैसे है, क्योंकि हमने बात तो कर ली प्रोसेस की, कॉम्पिटेंसी क्या है, लेकिन ये करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज यही है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग को मेजर कैसे किया जाता है, कॉम्पिटेंसीज, कंपनीज एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज को ऑब्जेक्टिवली कैसे जज करती हैं, तो इन सब का जवाब यहां पर है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू सिर्फ रिज्यूमे पे नहीं, बिहेवियर, हाउ द पर्सन इज बिहेविंग, ये भी नोटिस किया जाता है। जनरल क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं ये उससे कुछ डिफरेंट होता है। यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हाइपोथेटिकल आंसर्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता। यहां रियल लाइफ सिचुएशंस में एम्प्लॉय ने कैसे बिहेव किया, कैसे काम किया, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यू कैन आस्क एन एम्प्लॉय के एक ऐसा टाइम बताइए जब आपने प्रेशर में डिसीजन लिया है, तो उसको पूरा नरेट करना है वो सिचुएशन, या किसी डिफिकल्ट क्लाइंट को आपने कैसे हैंडल किया, या आपने अपने अंडर में अपने सबऑर्डिनेट्स को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे समझाया। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली उस एक्सपेक्टेड रहता है कि उस एम्प्लॉय ने फील की होंगी या उस कंडीशन से वो निकला होगा, और इंटरव्यूअर को क्लियर जवाब मिल जाता है कि कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इस तरह के इंटरव्यूज अजम्पशन को कम करते हैं, एक्चुअल बिहेवियर को रिवील करते हैं, और बायस को भी रिड्यूस करते हैं। सेकेंड इज असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर पहले ही बोल रहा है मल्टी मेथड इवैल्यूएशन। क्यों मल्टी मेथड इवैल्यूएशन है, और लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि असेसमेंट सेंटर कोई एक जगह नहीं होती है, ये एक इवैल्यूएशन का मेथड होता है जिसमें मल्टीपल टूल्स यूज किए जाते हैं। अब मल्टीपल टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, रोल प्लेज, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, और इन सब का पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉय को रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में ऑब्जर्व करना। जैसे अगर लीडरशिप रोल है तो उसके लिए कैंडिडेट को ग्रुप टास्क दे दिया और फिर देखा कि वो कैसे वो ग्रुप में डील कर रहा है, कैसे टीम को मैनेज कर रहा है। फिर असेसमेंट सेंटर का एडवांटेज क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स वर्क इन असेसमेंट सेंटर। बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज को आप एक साथ मेजर कर सकते हैं, और क्योंकि वो रियल लाइफ टाइप सिचुएशन है तो इवैल्यूएशन ज्यादा रिलायबल होता है। इसीलिए आज की डेट में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस असेसमेंट सेंटर को प्रेफर करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देन क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ये टेक्निक में फोकस किस चीज पर करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। इंसिडेंट दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पर फोकस करते हैं जिसमें एम्प्लॉय की क्लियर जॉब परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट होती हो, या एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है, बताया, किसी ऐसे इंसिडेंट से निकले हैं जहां आपका काम एक्सेप्शनली अच्छा था या एक्सेप्शनली या पुअर रहा था। तो कैंडिडेट डिस्क्राइब करता है कि सिचुएशंस क्या थी, एम्प्लॉय ने क्या एक्शन लिया, क्या रिजल्ट आया, और उसके बेसिस पर उस एम्प्लॉय के कॉम्पिटेंसीज मेजर किए जाते हैं कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज स्ट्रांग है, कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये टेक्निक
कई बार बहुत यूजफुल होते हैं जहां पर बिहेवियरल एनालिसिस करना हो, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करना हो या परफॉर्मेंस अप्रेजल करना हो। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के मदद से आप कॉम्पिटेंसीज को मेजर कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग केवल एक टूल नहीं है, या ये सिर्फ एक टूल का यूज नहीं करती, ये मल्टीपल टूल्स का यूज करते हैं, उनको कंबाइन करके, जैसे इंटरव्यू और असेसमेंट सेंटर या परफॉर्मेंस का डेटाबेस ले लिया, क्रिटिकल इंसिडेंट ले लिया, ऐसे अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके कॉम्पिटेंसी मैपिंग की जाती है। कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हैं, कुछ लीडिंग कंपनीज हैं जैसे IBM, मैकेंजी, गूगल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटेंसी मैपिंग का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे IBM में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो ये यूज करते हैं कि हर रोल के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स डिफाइन होते हैं, एम्प्लॉय को पता होता है कि नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, और करियर प्रोग्रेशन ट्रांसपेरेंट होता है। मैकेंजी में कंसल्टेंट डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस डिसीजन के लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग का यूज होता है। और अगर हम बात करें गूगल की, गूगल में कैंडिडेट के इनोवेशन को जज करने के लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग का, कोलैबोरेशन कितना करता है या लर्निंग माइंडसेट कैसा है, इन सब चीजों को देखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी मैपिंग का यूज करती हैं। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग को अगर हम समझना चाहें तो आइसबर्ग मॉडल इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आइसबर्ग मॉडल क्या बताता है कि जितना टिप दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे है। जो चीज हमें एम्प्लॉय में इजीली दिख जाती हैं वो क्या है, वो ये टिप है आइसबर्ग की, अबव वाटर लाइन जो होती हैं। और जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो पानी के नीचे 90% वाला हिस्सा होता है। तो जो वाटर लाइन के ऊपर आती हैं स्किल्स और नॉलेज, ये वो चीजें होती हैं जो रिज्यूम में आपको दिख जाती हैं, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, या आप उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स, लैंग्वेज। तो इसलिए कंपनीज के लिए इन कॉम्पिटेंसीज को असेस करना रिलेटिवली इजी होता है। ये ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप भी की जाती है। लेकिन बीनीथ दैट वाटर लाइन जो 90% वाला हिस्सा है, वो क्या है, मोटिव्स, ट्रेड्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, जो कोर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट है। ये चीजें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती हैं लेकिन एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल, वर्क एथिक्स, इंटीग्रिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटमेंट। ये जानना क्यों जरूरी है, ये फैक्टर्स क्योंकि डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेगा, फेलियर के बाद कैसे बाउंस बैक करेगा, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्किल्स गेट यू द जॉब लेकिन एटीट्यूड कीप्स यू इन द जॉब। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर और आइडेंटिफाई वो 90% बिलो द वाटर लाइन वाला पार्ट ऑफ आइसबर्ग। तो जैसे एक एम्प्लॉय बहुत स्किल्ड है लेकिन उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो क्या वो बेटर टीम प्लेयर बन पाएगा? वो अगर किसी भी टीम में रहेगा तो वो टीम को नेगेटिव ही करेगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क बन जाएगा। इसीलिए वो वाटर लाइन के नीचे वाली चीजों को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे हेल्प करती है सारी चीजों में, कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है ये हमने समझ लिया, किस स्टेप समझ लिए, लेकिन ये क्यों किया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स आपको तैयार करके देती है, आपकी हायरिंग में प्रॉपर टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है और आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है।
स्ट्रैटेजिक हायरिंग में कैसे मदद करता है, क्योंकि आपको क्लियर होता है कि कौन से रोल के लिए कौन सी स्किल्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीजें किस तरह की चाहिए। तो राइट हायरिंग विल बी देयर, राइट पर्सन, राइट रोल, एंड दिस विल गेट यू द फर्स्ट टाइम राइट। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग विद पर्पस। कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बिना ट्रेनिंग जेनेरिक होती है ना, सबके लिए सेम होती है, ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, आपने क्योंकि गैप आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग प्रॉपर और फुलफिलिंग होगी। और जब हायरिंग प्रॉपर है, ट्रेनिंग प्रॉपर है, तो टीम बेटर परफॉर्म करेगी, इजंट इट? एम्प्लॉय को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है, तो वो अपना 100% देगा परफॉर्मेंस के लिए। उसको एक्सपेक्टेशन क्लियर है तो डाइवर्ट नहीं होगा, क्लियर पता है कि क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एक एडवांटेज देती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवांटेज देती हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट थ्रू अलाइंड पर्पसफुल एक्शन। मतलब क्या है? The best way to predict the future is to create through aligned purposeful action कि फ्यूचर का वेट नहीं करो, उसको कॉन्शियसली डिजाइन करो। और कॉम्पिटेंसी मैपिंग वही टूल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या समझना चाहोगे। Thank you.